मेरी आंख दरवाजे पर दस्तक से खुली। मुझे समझने में मुश्किल न हुई कि सुबह सवेरे असलम अली ही हो सकता है। बहरहाल मैंने अपना बरेटा लिबास में पोशीदा किया और दरवाजा खोल दिया। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। मैंने असलम अली से कहा, यार बस 5-7 मिनट दे दो, मैं मुंह हाथ धो लूं, फिर चलते हैं। हम पार्किंग में पहुंचे तो मैंने देखा कि असलम अली ने गाड़ी सफर के लिए बिल्कुल तैयार कर रखी है। मैंने डिग्गी में पहुंचने की तस्दीक के लिए असलम की तरफ देखा तो उसने मुतमईन मुस्कुराहट के साथ असबात में गर्दन हिला दी। हम कुछ ही देर में स्टाफ कॉलोनी के फाटक से मुल्हिक सिक्योरिटी ऑफिस के पास जा पहुंचे। असलम अली ने गाड़ी बंद की और मेरे साथ सिक्योरिटी ऑफिस के दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर वहां तैनात मुसल्ला और मुस्तैद फौजी जवान हमारी राह में हायल हो गए। मेरा दिल जोर से धड़का। उस वक्त किसी शुबे या अफसराने बाला की हिदायत के तहत ये हमारी तलाशी पर तुल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरा लिबास तो अच्छा खासा असलहा खाना बना हुआ है, मगर तभी असलम अली ने अपना सिक्योरिटी गार्ड उस सिपाही के मुंह के सामने करते हुए कहा, मैं रतन जी का ड्राइवर चंद्र हूँ और ये उनके करीबी अजीज भावेश हैं। मेजर गौरव ने उन्हें कहा था कि स्टाफ कॉलोनी से बाहर जाते हुए यहाँ से एंट्री पास लेकर जाना, इसी सिलसिले में आए हैं। असलम अली के अल्फाज ने जादू का सा असर किया और हमारी राह से पीछे हट गया। हम दोनों अंदर दाखिल हुए और मेरी रहनुमाई में सीधे उस दरवाजे की तरफ बढ़े जहां मेजर गौरव ने असलम अली का सिक्योरिटी कार्ड रतन के हवाले किया था। मैं उस खुर्रांट फौजी अफसर से एक बार फिर आसाबी मजबूती के मुकाबले के लिए तैयार हो गया। मुझे बखूबी याद था कि मैंने किन कवायफ के साथ उससे अपना तारुफ करवाया था। मगर जब हम दफ्तर के अंदर दाखिल हुए तो मुझे मेजर गौरव वाली मेज के अकब में एक निस्बतन जवां उम्र खासा भारी भरकम बावर्दी शख्स बैठा नजर आया। वो कैप्टन ईश्वर ही हो सकता था। उसने अजीब गुरूर भरी नजरों से हमें देखा। अलबत्ता उसके दाएं बाएं रखी मेजों पर बराजमान उसके दोनों मातहत चौकस होकर बैठ गए। मुझे इत्मीनान हुआ कि मेजर गौरव की दी हुई मेरी तीखी खुराक रायगान नहीं गई। इससे पहले कि हम कैप्टन ईश्वर के सामने पहुंचते, उसके दाएं तरफ वाले हवालदार ने एक ही जुमले में उससे हमारा तारुफ करवा दिया। मैंने कैप्टन ईश्वर को वाज़े तौर पर चौंकते देखा। मुझे लगा कि वो मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा होते होते रह गया है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि गुज़श्ता दौरे में मेरे यहाँ से रुखसत होने के बाद मैं इस सिक्योरिटी ऑफिस के अमले की गुफ्तगू का खुसूसी मौजू रह चुका हूँ। मैं पुरएतमाद अंदाज में कुर्सी खींच कर बैठ गया और हाथ जोड़ते हुए बारोब लहजे में कहा, जय श्री कृष्णा कैप्टन ईश्वर लाल, मिजाज तो ठीक है आपके? उसने जल्दी से जवाबी हाथ जोड़े और कहा, जय श्री कृष्णा प्रोफेसर भावेश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इस दौरान में असलम अली भी मेरे पहलू में बैठ चुका था, मगर उसने अपने मर्तबे के ऐन मुताबिक हमारी गुफ्तगू में दखल देने से गुरेज किया। मैंने कैप्टन ईश्वर लाल के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, ये रतन के ड्राइवर चंद्र हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए फोटो खिंचवाने बोईसर के बाजार जा रहे हैं। मैं भी कुछ जाती कामों के लिए इनके साथ जा रहा हूँ। मेजर गौरव ने कहा था कि मुझे स्टाफ कॉलोनी से बाहर जाना हो तो यहाँ से एंट्री पास बनवा कर जाऊं। बराह करम जल्दी से बनाते। कैप्टन ईश्वर ने मेरी बात गौर से सुनी, फिर बोला, जो हुक्म भावेश जी, मैं अभी आपको एंट्री पास बना देता हूँ, मगर आप तो अभी कई दिन हमारे मेहमान हैं ना? मैंने कहा, हाँ, जब तक रतन जी हैं मैं भी यहीं रहूंगा। उसने दोस्ताना लहजे में कहा, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं आपका भी सिक्योरिटी कार्ड बना दूं ताकि आपको बार बार एंट्री पास न बनवाना पड़े? मैंने कहा, ऐसा हो जाए तो बहुत मुनासिब है, मगर अपने मेजर गौरव से पता कर लेना। उनके बर्ताव से साफ लग रहा था कि वो मुझे मशकूक समझते हैं। आखिरी जुमला मुकम्मल करते करते मैंने अपना लहजा तंजिया और तल्ख कर लिया। कैप्टन ईश्वर लाल मेरी बात सुनकर खजिल हो गया। उसने जल्दी से कहा, नाराज ना हो प्रोफेसर भावेश, हर नए शख्स को शक भरी नजरों से देखना और परखना हमारी तरबियत का हिस्सा है। फिक्र न करें मेजर गौरव को आपका सिक्योरिटी कार्ड जारी करने पर कोई एतराज नहीं होगा, मगर कार्ड बनने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे। तब तक आप दोनों मेरे कमरे में चलकर बैठें और मुझे मेहमान नवाजी का मौका दें। मैं अपने अर्दली से आपको बहुत अच्छी सी चाय पिलवाऊंगा। मैंने माजरत की, मगर कैप्टन ईश्वर ने अपनी कुर्सी से उठकर इतना शदीद इसरार किया कि हमें उसकी बात मानना पड़ी। उसने अपने दाएं तरफ बैठे मातहत को हिदायत दी और हमें साथ लेकर सिक्योरिटी ऑफिस के आखिरी कोने पर मौजूद एक दरवाजे की तरफ बढ़ा जो पहले ही खुला हुआ था। हम अंदर पहुंचे तो सादा लेकिन आरामदेह फर्नीचर से मुज़य्यन एक ख्वाबगाह और नशिस्तगाह के मुश्तरका इस्तेमाल के काबिल कमरा हमारे सामने था। उस कमरे का एक दरवाजा अकब की तरफ भी खुलता था, जिसके बाहर एक छोटा सा सहन भी दिखाई दे रहा था। यानी वो जगह लगभग एक कमरे के क्वार्टर जैसी थी, जो गालिबन मेजर गौरव और कैप्टन ईश्वर दोनों की मुश्तरका आरामगाह के तौर पर इस्तेमाल होती होगी। हमें वहां मौजूद कुर्सियों पर बिठाकर कैप्टन ईश्वर लाल ने हाँक लगाई, नंदू
अबे ओ नंदू। लगभग फौरन ही सहन की तरफ से एक खनखनाती सी लगभग निस्वानी आवाज सुनाई दी। अभी आया ईश्वर जी, नाश्ता बस तैयार है, टोस्ट सेंक लिए हैं, अंडे फ्राई हो जाएं तो अभी लेकर आता हूँ। कैप्टन ईश्वर ने वहीं से हाँक लगाई, बोला थोड़ा वक्त और ले लो नंदू, और एक की जगह 3 नाश्ते बनाकर लाओ, 2 मौजूद मेहमान आए हैं। बाहर से आने वाली आवाज में एक बार फिर निस्वानियत की झलक नुमाया थी। बहुत खुशी की बात है सरकार, चाय तो पहले ही काफी है, मैं इजाफी टोस्ट सेंकने और अंडे फ्राई करके बस कुछ ही देर में नाश्ता लेकर हाजिर हो जाता हूँ। तभी असलम अली ने जल्दी से कैप्टन ईश्वर से पूछा, सरकार ये बताइए, फाटक के बाहर जो छोटा सा बाजार है, क्या वहाँ किसी फोटोग्राफर की दुकान मौजूद है? मुझे सिक्योरिटी गार्ड के लिए तस्वीर खिंचवानी है। कैप्टन ईश्वर ने नफी में सर हिलाया, बोला नहीं, आप लोगों को शहर जाना पड़ेगा, अनाज मंडी के करीब कई छोटी बड़ी दुकानें हैं। असलम अली ने फौरन दूसरा सवाल किया, बोला क्या उनमें से कोई फोटो खींचकर हाथ के हाथ धोकर और प्रिंट निकाल कर भी दे देगा? कैप्टन ईश्वर ने कहा, ये तो वहाँ पहुँचकर पूछना पड़ेगा, बल्कि ऐसा करना कि फोटोग्राफर को पूरे फिल्म रोल के पैसे दे देना, वो उसी वक्त डेवलपिंग और प्रिंटिंग करके दे देगा। 10-12 रुपए फालतू लग जाएंगे, मगर रतन के लिए धन कौन सा मसला है। आखिरी जुमला बोलते हुए उसका लहजा बहुत ही मानी खेज हो गया। मैंने एक लम्हे में उसके लहजे का मतलब समझ लिया। मैंने मसनूई ताज्जुब के साथ चौंक कर कैप्टन ईश्वर की तरफ देखा, फिर दाईं आंख दबाकर कहा लगाया। खुदा जाने असलम अली गुफ्तगू का ये जाविया समझ पाया था या नहीं। बहरहाल उसने अनजान बनते हुए कैप्टन ईश्वर को कहा, मेरा ख्याल है मैं नाश्ता बनाने में नंदू की मदद करता हूँ सरकार, जल्दी काम हो जाएगा। असल में हमें जल्दी शहर पहुंचना है, मुझे दोपहर से पहले वापस लौटना है और रतन को साथ लेकर तारापुर जाना है। कैप्टन ईश्वर से पहले मैंने असलम से कहा, हाँ चंदर फटाफट जाओ और नाश्ता बनवा कर लाओ। कैप्टन ईश्वर की मेहमान नवाजी ने मजबूर कर दिया, वरना हमें वाकई देर हो रही है। मेरी बात पूरी होते ही असलम अली सहन में खुलने वाले दरवाजे की तरफ चल दिया। तभी कैप्टन ईश्वर ने मुझे मुखातिब करके कहा, नाश्ते में अभी कुछ देर है और आप दोनों को जल्दी भी है, तो आप यहीं बैठिए, मैं आपका सिक्योरिटी कार्ड हाथ के हाथ बनवा लाता हूँ, ताकि आप लोगों को मजीद इंतजार न करना पड़े। मैंने उसे रोकने का सोचा, मगर फिर खामोश रहा। बज़ाहिर उसका अंदाज मुझे मशकूक नहीं लगा था। लगभग 10 मिनट गुजरे थे कि सहन की तरफ खुलने वाले दरवाजे से एक 24-25 साल का जवान खाने के बर्तन उठाए कमरे में दाखिल हुआ। स्याही माइल रंगत वाली जिल्द के बावजूद तीखे नुकूश उसे जाजिब नजर बना रहे थे। उसने पुरजोश लहजे में मुझे कहा, राम राम प्रोफेसर जी, खुश आमदीद। अपने कैप्टन ईश्वर कहाँ चले गए? मैंने उसकी चाल और लहजे की लचक नजरअंदाज करके बुर्दबार लहजे में कहा, वो अभी आ जाएंगे, तुम नाश्ता लगाओ। इसी असना में असलम अली भी खाने के बर्तन उठाए अंदर दाखिल हुआ। उससे नजरें मिली तो मुझे उसके होंठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट दिखाई दी। उधर नंदू इंतहाई लगावट भरे लहजे में कह रहा था, बहुत शर्मिंदा हूँ सरकार, कैप्टन ईश्वर बगैर बताए आप दोनों को साथ ले आए और मुझे तैयारी का बिल्कुल वक्त नहीं मिला। आप भी कहेंगे कि आपकी कोई खातिर तवाज़ु नहीं की गई। मैंने उसी संजीदा लहजे में कहा, फिर कभी सही नंदू, अभी हमें जरा शहर पहुंचने की जल्दी है। इसी असना में कैप्टन ईश्वर एक कार्ड हाथ में लिए बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। मैंने कार्ड उसे लेकर जेब में डाल दिया और उसका शुक्रिया अदा किया। हमने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और फिर कैप्टन ईश्वर से इजाजत लेकर सिक्योरिटी ऑफिस से निकल आए। असलम अली ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और हम फाटक की तरफ बढ़े। हमारे करीब पहुंचते ही वहां तैनात मुसल्ला फौजी गार्ड्स ने फौलादी बैरियर उठा दिया। हम खासी तेज रफ्तारी से मुख्तसर से बाजार से गुजरकर शहरी आबादी की तरफ चल पड़े। तभी असलम अली की शरारत की रग भड़क उठी। उसने मानी खेज लहजे में कहा, अर्दली के नाम पर कमाल मखलूक पाल रखी है मेजर गौरव और कैप्टन ईश्वर लाल ने। बेख्याली में बोलते सुनो तो लगता है अचानक विजंती माला आन टपकी है। मैंने उसके दिलजुई के लिए कहा, और ये नंदू जब लटके लेते हुए चलता है तो लगता है हेलन मेरा नाम चुन चुन पर रक्स कर रही है। वाकई अजीब ही कैरेक्टर है ये। मैंने जुमला खत्म ही किया था कि असलम अली ने भरपूर मजा लेते हुए कह लगाया और मानी खेज लहजे में बोला, तुमने कैरेक्टर की बात की है तो मुझे उस नंदू की बातें सुनकर शक गुजर रहा है कि इस अर्दली और अपने कैप्टन ईश्वर लाल के बीच कोई रंगीली कहानी चल रही है। मैंने चौंक कर कहा, क्या कह रहे हो भैया? क्या कह रहा था वो? उसने कदरे फखर आमेज लहजे में कहा, कुछ बातें बगैर कहे भी समझी जा सकती हैं भाई, बस पहचानने वाली आंख और कान चाहिए। वो जो हिंदी में कहते हैं ना, लज्जा और चाव। तो कैप्टन ईश्वर लाल का जिक्र करते हुए नंदू के चेहरे पर किसी भागन सुहागन की लाली आ जाती है और लहजे से लज्जा और चाव बैक वक्त झलकने लगता है। मैंने खुलूस दिल से कहा, कमाल मुशाहिदा है भैया। चलो मेजर गौरव की तरह कैप्टन ईश्वर की भी एक दुखती रग हाथ लग गई है। असलम ने चौंक कर पूछा, मेजर गौरव का कौन सा स्कैंडल पता चला है? मैंने कहा, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया,
रतन ने पूर्णिमा के हवाले से मेजर गौरव को तंज का निशाना बनाया था, जिससे लग रहा था कि उन दोनों के दरमियान भी कोई यकतरफा या दो तरफा कहानी परवान चढ़ी थी, जो उसकी या उनकी बेएहतियाती या बदकिस्मती से रतन के इल्म में आ गई। असलम ने कदरे उलझन भरे लहजे में कहा, कमाल है, इतनी अहम गुफ्तगू मेरे मुशाहिदे में क्यों नहीं आई? शायद सिक्योरिटी ऑफिस में ये नोक झोंक हुई होगी। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं भाई, उन दोनों में कोई नोक झोंक नहीं हुई थी। मैंने ये सिर्फ मामला एक जुमले से ताड़ लिया था, और ये भी बता दूं कि रतन ने वो जुमला तुम्हारी मौजूदगी में ही बोला था। असलम गहरे ताज्जुब के साथ बोला, कौन सा जुमला छोटे भैया? मुझे तो ऐसा कोई जुमला नहीं याद। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई जरा उन दोनों के माबैन इब्तिदाई सलाम दुआ याद करो। रतन ने मेजर गौरव की खैरियत पूछी तो उसने कहा था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम चाको चौबंद। आप कैसे हैं? पूर्णिमा जी कैसी हैं? असलम ने कहा, हाँ बिल्कुल याद है। मैंने हंसते हुए असलम अली की तरफ देखा और कहा, बहुत खूब, फिर तो रतन का जवाब भी याद होना चाहिए तुम्हें। उसने कहा था, मैं भी ठीक हूँ और तुम्हारी पूर्णिमा भाभी भी मजे में है। असलम अली ने कहा, हाँ भाई, मगर इस जुमले में कौन सी खास बात है जिससे तुमने इतना बड़ा नतीजा अखज कर लिया? मैंने कहा, भाई मैंने इस जुमले के सिर्फ एक लफ्ज से ये नतीजा अखज किया था, और रतन के चुपते लहजे और खिजालत से मेजर गौरव के चेहरे की बदलती रंगत ने मेरे शुबे की तस्दीक कर दी थी। इससे पहले कि असलम अली झल्लाकर मजीद वजाहत तलब करता, मैंने कहा, और उस जुमले में शायद वो बेजरर सा लफ्ज है भाभी। उस जुमले में ये लफ्ज जानबूझकर शामिल करके रतन ने मेजर गौरव को जता दिया था, बल्कि एक खामोश धमकी दी थी कि मेरे सामने ज्यादा तनफन दिखाने की गलती न करो। मैं तुम्हारी पेशावराना दयानत और इखलाकी बुलंदी की असलियत से बखूबी वाकिफ हूँ। ये सुनकर असलम अली जोश और मसरत से मचल सा गया। उसने तहसीन आमेज लहजे में कहा, भाई तुम वाकई महान कलाकार हो, बस अब मुझे बाकायदा अपनी शागिर्दी में ले लो। मैं शर्मिंदा हूँ। अभी कुछ देर पहले मैंने अपनी पहचानने की सलाहियत पर गर्दन अकड़ाई थी। मैंने नंदू के तर्ज अमल और गुफ्तगू वाज़े इशारों की मदद से उसके और कैप्टन ईश्वर के मुमकिना मायूब मरासिम का अंदाजा लगाया था और अपने मुशाहिदे पर अकल खुरेपन से इतरा रहा था, और तुमने महज एक लफ्ज से इतनी पेचीदा कहानी भांप ली, और अब गौर करने पर मुझे तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैंने कहा, मेरी तायद का शुक्रिया असलम भैया, मगर मेरी तारीफ में मुबालगे के रिकॉर्ड कायम करके मुझे बार बार शर्मिंदा क्यों करते हो? अब के बाद ऐसा किया तो मैं सचमुच नाराज हो जाऊंगा। मेरी बात सुनकर असलम अली ने चौंक कर मेरी शक्ल देखी और फिर पुरजोश लहजे में असलम अली ने वादा किया कि वो आइंदा ख्याल रखेगा। इस दौरान में हम बोईसर के छोटे से शहर पहुंच चुके थे। शहर की छोटी बड़ी सड़कों पर चंद चक्कर लगाने के बाद हमने पहले वहां की अनाज मंडी और फिर फोटोग्राफी की एक दुकान ढूंढ ली। हम अशोक फोटो स्टूडियो की 4-5 सीढ़ियां चढ़कर अंदर दाखिल हुए तो देखा कि एक अधेड़ उम्र शख्स झाड़न से शीशे के काउंटर साफ कर रहा है। हमें देखकर उसने जल्दी से झाड़न फेंकी और गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया। बोला, मैं अशोक दोषी हूँ सरकार, मैं 22 साल से ये स्टूडियो चला रहा हूँ, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। गुफ्तगू की इब्तिदा असलम अली ने की। उसने ठेठ गुजराती में कहा, हम दोनों को अर्जेंट पासपोर्ट साइज तस्वीरें बनवानी हैं अशोक जी। उसकी बात सुनकर अशोक दोषी चौंका, फिर उसके लबों पर मुस्कुराहट उभरी और उसने पुरएतमाद लहजे में कहा, मेरा अंदाजा गलत नहीं तो सिक्योरिटी कार्ड के लिए फोटो दरकार होगी आप दोनों को। मैंने कहा, हाँ, मगर आप कैसे जानते हैं? वो एक बार फिर मुस्कुराया, बोला, इस कस्बे में अर्जेंट फोटो की सिर्फ तारापुर स्टाफ कॉलोनी और एटमी प्लांट के लिए सिक्योरिटी गार्ड बनवाने वालों को ही जरूरत पड़ती है। बोईसर वाले तो फोटो खिंचवाने के बाद महीनों तक लेने ही नहीं आते, इसीलिए मैं उनसे हमेशा एडवांस कीमत लेकर रख लेता हूँ। फिर वो तस्वीर लेने आए या ना आए मुझे कोई फिक्र नहीं होती। असलम अली ने कहा, हम भी एडवांस पेमेंट करेंगे, मगर शर्त यह है कि घंटे भर में प्रिंट चाहिए हमें। अशोक दोषी ने पुरएतमाद लहजे में कहा, मिल जाएंगे साहब, मैं फिल्म रोल काट कर डेवलप कर लूंगा, मगर दोनों के फोटोग्राफ के 10-10 रुपए लगेंगे। मैं नेगेटिव के साथ 3 प्रिंट दूंगा आपको। मैंने कहा, ठीक है, जल्दी से फोटो खींचो, मेरा साथी चंदर 1 घंटे बाद आकर प्रिंट्स ले जाएगा। उसने इस बात में सर हिलाया और हमें काउंटर के पहलू से गुजरकर अकबी दीवार में मौजूद एक दरवाजे की तरफ आने की दावत दी, जिस पर दबीज पर्दा पड़ा हुआ था। उसका फोटो स्टूडियो छोटा मगर साफ सुथरा था। अकबी दीवार पर परिंदों से भरे गहरे नीले आसमान के नीचे सरसब्ज पहाड़, फूलों से भरी वादी और बहती मुजोर नदी की भौंडी सी पेंटिंग के सामने एक मैला चिकट सोफा धरा हुआ था। एक तरफ कद्दे आदम गुलदान और स्टूल पर टेलीफोन का मॉडल भी मौजूद था। ताहम मेरी तवज्जो का असल मरकज स्टैंड पर रखा कैमरा था।
अगर अशोक दोषी वाकई तजुर्बेकार और माहिर फोटोग्राफर था तो जर्मन साख्त का ये 2 लेंस वाला रॉली कार्ड कैमरा बहुत अच्छी तस्वीरें बनाने की सलाहियत रखता था। अशोक दोषी ने फोटोग्राफी वाली मखसूस लाइट्स रोशन की तो इत्मीनान हुआ कि वो अपना काम जानता है। उसने कुदरती नजारे की दीवार गिर तस्वीर पर एक सफेद मोटा कपड़ा ढकते हुए कहा, काफी सख्त शराइत हैं इनकी। सिक्योरिटी कार्ड के लिए वो व्हाइट बैकग्राउंड वाले फोटोग्राफ्स ही कबूल करते हैं, मगर फिक्र न करें, आप दोनों के फोटोग्राफ्स पर उन्हें एतराज नहीं होगा। मैं सिक्योरिटी कार्ड के लिए 30 फोटोग्राफ्स बना चुका हूँ, उनमें से कोई एक भी मुस्तरद नहीं हुआ। उसने पहले असलम अली के और फिर मेरे 2 फोटोग्राफ्स खींचे। बज़ाहिर फोटोग्राफी के तमाम उसूलों और बारीकियों से वाकिफ था। हम उसे 20 रुपया थमाकर 1 घंटे के बाद फोटोग्राफ्स वसूली के लिए आने का कहकर वहां से निकल गए। हमने फोटोग्राफर की तलाश में बोईसर की सड़कों और गली कूचों की खाक छानते हुए कस्बे के लगभग आखिरी कोने में बड़ी सड़क के किनारे वाक़े वहां का बसों का छोटा सा अड्डा पहले ही देख लिया था। असलम अली ने गाड़ी का रुख उस तरफ कर दिया। हमने थोड़ा सा फासला तय किया था कि मैंने महसूस किया कि असलम अली ने गाड़ी की रफ्तार सुस्त कर ली है और वो वक्फे वक्फे से अकब नुमा आईने में देख रहा है। मैंने जल्दी से पलट कर देखा। मुझे कोई 100 गज पीछे एक मोटरसाइकिल सवार अपने अकब में आता दिखाई दिया। मैंने ये भी भांप लिया कि गाड़ी की रफ्तार कम होते ही उसने भी मोटरसाइकिल की रफ्तार सुस्त कर ली है, जैसे हमारी गाड़ी के पीछे ही रहना चाहता हो। इससे पहले कि मैं सवाल करता, असलम अली ने संजीदा लहजे में कहा, यह खबीस मुझे स्टाफ कॉलोनी वाले बाजार से गुजरते हुए पहली बार अपने पीछे नजर आया था, मगर मैंने कोई खास तवज्जो न दी। रास्ते में ये दाएं तरफ जाने वाली एक छोटी सड़क पर मुड़ गया तो मैं मुतमईन हो गया, मगर अशोक फोटो स्टूडियो से निकलने के बाद से ये फिर अकब में दिखाई दे रहा था। मैंने एक बार फिर पीछे देखा और गंभीर लहजे में कहा, शक की कोई गुंजाइश नहीं, ये गैंडा हमारा ही ताकुब कर रहा है। असलम अली ने कहा, मुझे तो कैप्टन ईश्वर की कारस्तानी लग रही है, वो मीठी छुरी बनकर हमारा गला काटने की कोशिश कर रहा है। मैंने पुरजोश लहजे में कहा, बिल्कुल ठीक तज्जिया किया असलम भैया, बल्कि मैं तो कहूंगा कि कैप्टन ईश्वर ये सब कार्रवाई दरअसल मेजर गौरव की हिदायत पर ही कर रहा है। उसे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उसने अपने बॉस की हिदायत के मुताबिक मेरी नक्लो हरकत की निगरानी के पहले से इंतजामात कर रखे होंगे। हो सकता है ये तिरमती के कारिंदों में से कोई हो। स्टाफ कॉलोनी के अंदर तो छुपकर भी मेरी निगरानी की जा सकती है। फाटक से बाहर मेरे ताकुब के लिए ये कारिंदा कैप्टन ईश्वर ने हमारी खातिर तवाज़ो के दौरान में तायुनात किया होगा। वो इसीलिए हमें अपने क्वार्टर में छोड़कर गायब हो गया था। असलम ने मेरी तायद में सर हिलाया, बोला, उसकी खुश अखलाकी और तुमसे एहतराम भरा सलूक महज एक ड्रामा था। ये दोनों फौजी अफसर हमें गुड कॉप बैड कॉप वाला अंग्रेजों और अमरीकियों का रिवायती झांसा दे रहे हैं। यहाँ मेजर गौरव हमसे कड़वा बनकर मिला तो कैप्टन ईश्वर हमारे लिए सरापा शहद बन गया और अपनी मीठी मीठी खुशामद भरी बातों से एक तरह से हमें अपने जाल में फंसाने में कामयाब भी हो गया। मैंने गंभीर लहजे में कहा, तुम ठीक कह रहे हो भाई, वो तो शुक्र है कि तुमने आंखें खुली रखी हुई थी, वरना बेखबरी में मारे जाते। ये खबीस बिज्जू पीछा करके पता लगा लेता कि तुमने मुझे तारापुर जाने वाली बस में बिठाया है और जाकर मेजर गौरव और कैप्टन ईश्वर तक सारी रिपोर्ट पहुंचा देता। उसके साथ ही हमारे गट्स जोड़ और इरादों का भांडा फूट जाता। असलम अली ने कहा, बस अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी से मेरी नजरों में आ गया, वरना ये इम्कान तो हम दोनों के वहमो गुमान में भी नहीं था। मानना पड़ेगा कि कैप्टन ईश्वर ने अपनी आजिजी और ताबेदारी के नाटक से हमारी अक्ल पर पर्दे डाल दिए थे, वरना हमें बहुत पहले सोच और समझ लेना चाहिए था कि जब स्टाफ कॉलोनी में तिरमती को तुम्हारी कड़ी निगरानी का हुक्म दिया गया है तो फिर ये तुम्हें बोईसर शहर में बिला रोक टोक और जांच पड़ताल के कैसे घूमने फिरने की इजाजत देंगे। मैंने संजीदा लहजे में कहा, वाकई बहुत संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है हमने, मगर अब सवाल ये है कि अब मनहूस साए की तरह पीछा करते इस लोमड़ से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अब हम बस अड्डे की तरफ नहीं जा सकते और मसला ये है कि मेरा जल्द अज जल्द तारापुर रवाना होना भी जरूरी है ताकि मैं तुम लोगों से पहले संतोषी माता के मंदिर पर पहुंच सकूं। असलम अली ने फिक्रमंद लहजे में कहा, इस हरकारे से बिला ताखीर पीछा छुड़ाना तो जरूरी है, मगर असल मसला ये है कि हमने इसे मार गिराने या गच्चा देने की कोशिश की तो हम खुद ब खुद मशकूक बन जाएंगे। हमें तो ये भी जाहिर नहीं करना है कि हम अपने ताकुब से वाकिफ हो चुके हैं। अचानक मेरे जहन में झमाका सा हुआ और चंद लम्हे गौर करते ही मेरे जहन में जन्म लेने वाला ख्याल एक काबिल अमल लाहे अमल की शक्ल इख्तियार कर गया। मैंने एक नए एतमाद और इत्मीनान के साथ कहा, तुम्हारी बात ने मुझे एक मजेदार मगर काबिल अमल रास्ता दिखाया है असलम भैया। वो मेरी बात सुनकर और शायद मेरे लहजे का बेपाया इत्मीनान महसूस करके चौंका। बोला, तुम मेरी कौन सी बात का जिक्र कर रहे हो भाई?
मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यही कि हमें उस पर जाहिर नहीं करना कि हम अपने ताकुब से वाकिफ हो चुके हैं। असलम अली ने हैरानी से मेरी तरफ नजर डाली। बोला, इसमें कौन सी अकल के दरवाजे खोल देने वाली बात है, जरा मुझे भी समझाओ। मेरी बुद्धि में तो बिल्कुल नहीं आ रहा कि तुम्हारा क्या मतलब है। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारा यही मतलब है ना कि हम इस पर जाहिर नहीं कर सकते कि हम इसकी मौजूदगी से वाकिफ हो चुके हैं। उसने कदरे उलझन भरे लहजे में कहा, हाँ जाहिरी बात है। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ, अगर हम इस पर ये जाहिर कर दें कि हम इसकी तरफ से अपने ताकुब से वाकिफ हो चुके हैं तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। मेरी बात सुनकर असलम अली कुछ सटपटा गया, फिर कुछ सोचने के बाद बोला, बिगड़ेगा तो खैर कुछ भी नहीं, मगर क्या ये बेहतर नहीं है कि हम इस पर ये हकीकत जाहिर किए बगैर इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करें। मैंने कहा, भाई ये इतना आसान नहीं है, वो तरबियत याफ्ता जासूस है, हो सकता है अब तक भांप भी चुका हो कि हम उसकी मौजूदगी से वाकिफ हो चुके हैं। ऐसे में हम उसे किसी भी तरह गच्चा देने की कोशिश करें, ये लाजिमन मशकूक हो जाएगा और हम अपनी कोशिश में कामयाब हो गए तब भी ये मेजर गौरव और कैप्टन ईश्वर को रिपोर्ट देगा कि हम उसे गच्चा देकर गायब हो गए हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे इरादे ठीक नहीं। इस तरह मेरे साथ साथ तुम भी मेरे साथी और मशकूक ठहरोगे और तुम्हें अपने तर्ज अमल की सफाई देना मुश्किल हो जाएगी। असलम ने मेरा एक एक लफ्ज गौर से सुना और फिर तशवीश भरे लहजे में कहा, तुम ठीक कह रहे हो भाई, मगर सवाल फिर वही है कि हम इससे कैसे पीछा छुड़ाएं। मैंने कहा, फिक्र न करो, मैंने बताया ना कि मैंने काबिल अमल तरकीब सोच ली है। यूं समझ लो कि हम उसका दाव उसी पर उलट देंगे। वो जो कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, तो हम उसी का तोड़ उसी के भाई बंदों से करवाएंगे। अब गौर से सुनो कि हमें करना क्या है। मैंने मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में अपना मंसूबा असलम अली को समझाया। जोश और मसरत के गलबे से उसका चेहरा यकलख्त जगमगा उठा। बोला, वाह भैया, तुमने कमाल कर दिया। फिर कहते हो कि तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों करता हूँ। झटपट ऐसी नादिर तरकीब सोच लेना बस तुम्हारा ही काम है भाई। मैं तो इस जाविये से सोच भी नहीं सकता था। मैंने कहा, मगर अब असल काम तुम्हारा है, दिखा दो तुम कितने माहिर अदाकार हो। असलम अली ने मसरूर लहजे में कहा, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। कुछ ही देर में हमारी गाड़ी एक बड़ी सी सड़क पर मुड़ी। हम कुछ देर पहले भी यहाँ से गुजरे थे, मगर उस वक्त वो मकाम हमें नामुवाफिक लगा था, इसलिए हमने वहाँ से फौरी तौर पर खिसकने की कोशिश की थी। मगर किस्मत की खूबी देखिए कि अब हम बशौक उधर चले आए थे। असलम अली ने अकबी आईने पर निगाह डाली। मैंने भी पीछे मुड़कर देखा। वो मोटरसाइकिल सवार बदस्तूर हमारे ताकुब में था। हमारा बाहमी फासला कोई 125 गज रहा होगा। असलम अली ने इत्मीनान से हाँ में सर हिलाया और फिर गाड़ी अचानक एक बड़े से खुले फाटक में मोड़ कर रोक दी। फाटक पर तैनात 2 मुसल्ला संतरी हमारी इस अचानक मुदाखलत पर चौंके और अपनी SLR राइफलों का रुख हमारी गाड़ी की तरफ कर दिया। तभी असलम अली ने अपना सिक्योरिटी गार्ड उनकी तरफ करके गुजराती में लगभग बिलबिलाते हुए कहा, हाय हाय सरकार, हमारी तरफ बंदूकें क्यों सीधी कर ली? हम तो तारापुर स्टाफ कॉलोनी से आए हैं और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। एक काली शर्ट वाला लुटेरा बहुत देर से मोटरसाइकिल पर हमारा पीछा कर रहा है, उसे पकड़ो और हमारी जान बचाओ। असलम अली की बात सुनकर वो दोनों चौंके और फिर तेजी से फाटक की तरफ बढ़े। हम दोनों ने एक साथ पलट कर देखा। लगभग उसी वक्त कैप्टन ईश्वर की तरफ से हमारा दुम छल्ला बनाया जाने वाला हरकारा हमारा ताकुब करते हुए मोटरसाइकिल पर फाटक के करीब पहुंच गया। तभी मैं जोर से चिल्लाया, कहा, यही है वो बदमाश, रोकें इसे। ये सुनते ही दोनों संतरियों ने आगे बढ़कर उसकी राह रोक ली और एक साथ अपनी राइफलों का रुख उसकी तरफ कर दिया। साथ ही उनमें से निस्बतन हट्टे कट्टे मोटी गर्दन वाले संतरी ने नारा लगाया, खबरदार, मोटरसाइकिल रोक दो और खुद को हमारे हवाले कर दो। इस अचानक उफ्ताद से वो जासूस इतना घबरा गया कि उसने ब्रेक लगाने की बजाय हैंडल वाला एक्सेलरेटर मजीद अपनी तरफ घुमा दिया। उसके साथ ही मोटरसाइकिल दोनों संतरियों में से मोटी गर्दन वाले से रगड़ खाकर तेजी से आगे बढ़ी। मोटरसाइकिल से चोट खाने वाला संतरी गुस्से और तकलीफ के मिले जुले एहसासात के साथ बुरी तरह धाड़ा और फिर उकाब की सी फुर्ती से तेजी से आगे बढ़ती मोटरसाइकिल की तरफ लपका। हमें उस वक्त ये लगा कि काली कमीज वाला जासूस फरार होने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा ये देखते ही असलम अली ने गाड़ी रिवर्स की और हम फाटक से बाहर आ गए। मगर तैश की शिद्दत ने मोटे संतरी के वजूद में बिजली भर दी थी। वो भारी भरकम गालियां बकते हुए काली कमीज वाले के पीछे दौड़ा और 15-16 गज का फासला चंद लम्हों में तय करके मोटरसाइकिल तक पहुंच गया। मोटी गर्दन वाले ने उसके कमीज के कॉलर में अकब से हाथ डालकर उसे एक झटके से पीछे खींच लिया। उस गेंडे की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मोटरसाइकिल सवार की गिरफ्त हैंडल पर खत्म हो गई और वो झटका खाकर पीछे खिंचा चलाया, जबकि मोटरसाइकिल उसके नीचे से निकलकर आगे बढ़ गई और फुटपाथ से टकराकर जमीन पर ढेर हो गई।